नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया लेकर आए हैं। हमने अभी तक क्रिया की लगभग पहली क्लास का अध्ययन किया और पहली क्लास में हमने यह देखा कि क्रिया जो होती है होती क्या है। हमने इसको एक बेसिक माध्यम से समझने का भी प्रयास किया था और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने बताया था कि जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल होता है वह उसका नाम क्या है। क्रिया का जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हमने धातु का अध्ययन किया और परिभाषा भी देखी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो प्रश्न एक और खड़ा हुआ कि सर ये बताइए, जो क्रियाएं होती हैं वह सिर्फ धातुओं से ही मिलकर बनती हैं कि किसी और चीज़ से भी निर्माण किया जा सकता है। हमने ये भी बताया कि जो क्रियाएं होती हैं सिर्फ धातुओं से मिलकर नहीं बनती, वह जो संज्ञा से भी और विशेषण से भी मिलकर बनती हैं और उसका एक नाम भी बताया था, उसे हम नाम धातु क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अभी हम उसका अध्ययन आगे करते हैं। फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक प्रश्न और आया कि सर ये बताइए कि हमने तो धातु देख लिया, धातुओं का जो निर्माण होने का प्रक्रिया था उसको भी देखा, इसका भेद भी होता है। हमने कहा हाँ होता है। तो कौन कौन से होता है, तो हमने बताया था कि पहला जिसे हम कहते हैं उसे मूल धातु कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे हमने कहा यौगिक धातु होती हैं। क्या होते हैं, यौगिक धातु का होते हैं। इसका भेद कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2 हो गया। चलिए अब इसी क्रम में जब हम आगे की बढ़ने की सिलसिला करते हैं तो जो यौगिक धातु होती है ना, यह 3 प्रकार से इसकी रचना होती है। अब इसी को देखने का प्रयास करते हैं कि जो यौगिक धातु की रचनाएं हो रही हैं कितने प्रकार की हो रही हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से। तो एक बार से एक मैपिंग के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो देखिए यह धातु है। हमने कहा कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएं धातु के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे मूल धातु और दूसरा हमने बताया था यौगिक धातु। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग पहली क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। इसका हमने परिभाषा भी देखा और इसका भी परिभाषा देखा कि दोनों का परिभाषा और दोनों का उदाहरण क्या होता है। अब हम इसकी अब बात करते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु की जो रचना होती है वह 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती हैं, आप बताएंगे 3 प्रकार से। अगर हम पहले की बात करें तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे प्रेरणार्थक धातु कहिए या तो क्रिया कहिए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संयुक्त धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे संयुक्त धातु। चलिए अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा का क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे तीसरा जो होता है नाम धातु होता है। नाम धातु, इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब इसी का प्रेरणार्थक क्रियाएं का क्या धातुएं कैसे बनती हैं, संयुक्त धातुएं कैसे बनती हैं और नाम धातुएं कैसे बनती हैं, इसी का अब हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है और हम यह देखेंगे कि जो यौगिक क्रियाएं हैं इसका निर्माण 3 प्रकार से हो रहा है। इसका नाम यह है, तो इसका हम पहले देखेंगे कैसे इसका निर्माण हो रहा है, किसका यह नाम दिया जा रहा है। आप लोग इसको बना लीजिए। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि प्रेरणार्थक धातु या संयुक्त धातु या नाम बोधक धातु का निर्माण कैसे हो रहा है। तो पहला हमारा हेडिंग है यौगिक धातु की रचना। आप लोग क्या नाम है, हेडिंग डालिए यौगिक धातु की रचना। चलिए यौगिक धातु की रचना। चलिए अगर हम बात करें यौगिक धातु की जो रचना होती है कितने प्रकार से होती है, तभी हमने देखा कि यौगिक धातु की जो रचना होती है वह 3 प्रकार से होती हैं। कैसे कैसे होती हैं उसको हम देखते हैं।
हमारा जो पहला हेडिंग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 हेडिंग रहेगा, उसको देखते हैं। जो पहला होता है, हमने देखा कि जो पहला होता है, अगर कोई धातु है उसके तुरंत बाद अगर प्रत्यय लगता है, कोई धातु है उसके तुरंत बाद अगर प्रत्यय लगता है, क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, तो वह जो क्रियाएं बनती हैं वह निरर्थक से सार्थक हो जाती हैं। क्या होती हैं? वह निरर्थक से सार्थक हो जाती हैं, और सार्थक के साथ साथ प्रेरणार्थक धातुएं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो लिखिए, धातु में प्रत्यय, धातु में प्रत्यय लगाने, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक, 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 अकर्मक से सकर्मक, अकर्मक से क्या होता है? सकर्मक हो जाता है, और प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक धातुएं, प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। क्या बनती हैं? प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यह जो परिभाषा कह रही है कि जो कोई धातु है, अगर उसके तुरंत बाद हम प्रत्यय लगा देते हैं, वह अकर्मक अगर है तो वह सकर्मक हो जाती है, सकर्मक और साथ साथ प्रेरणार्थक धातुएं का निर्माण करती है या बन जाती है। अब देखते हैं दूसरा। जो देखिए, अब जो दूसरा क्या कहता है कि जब कई धातुएं एक साथ आती हैं, जब कई धातुएं एक साथ आती हैं तो वह संयुक्त होकर संयुक्त धातु का निर्माण होता है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जब कई धातुएं एक साथ आने लगती हैं, जब कई धातुएं एक साथ आने लगती हैं तो वहाँ जो धातुएं होती हैं वो संयुक्त होकर एक संयुक्त धातु का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। जब कई धातुएं या कई धातुओं को कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब कई धातुएं मिलती हैं तो उसका संयुक्त होता है, तो संयुक्त धातु का निर्माण करता है। अब देखते हैं, अब तीसरा जो यौगिक धातु की रचना होती है कैसे होती है? जब कोई क्रियाएं आती हैं, जब कोई क्रियाएं आती हैं, क्रियाएं के बाद जब कोई क्रियाएं आती हैं उसका निर्माण अगर संज्ञा से या विशेषण से हुआ है तो उसे हम नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई क्रियाएं आती हैं, कोई क्रियाएं आती हैं, अगर उसका निर्माण किसी संज्ञा से या किसी विशेषण से हुआ है तो उसे हम नाम धातु कहते हैं। इसको भी नोट कर लेते हैं। लिखिए, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। क्या बनती है? नाम धातु बनती है। आप इसको नोट करिएगा। हमने यह देखा कि यौगिक धातुएं की रचना कितने प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि प्रेरणार्थक धातुएं किसे कहते हैं, संयुक्त को देखेंगे, फिर साथ में यह भी देखेंगे कि नाम धातु किसे कहते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी हेडिंग होने वाली है प्रेरणार्थक क्रियाएं या प्रेरणार्थक धातुएं। चलिए हम मिटा रहे हैं। देखिए,
हेडिंग जो हमारा है, पहला हमारा हेडिंग है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, कोष्टक में लिखिए धातु। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यह कईयों बार यह मोस्ट है, क्योंकि कईयों बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि यह प्रेरणार्थक क्रियाएं किसे कहते हैं। अब देखिएगा, इसको समझिए एक बेसिक तरीके से। इसमें जो कर्ता होता है ना, बहुत चालाक होता है। क्या होता है? बहुत ही चालाक होता है। वह खुद कार्य नहीं करता है, वह दूसरों को प्रेरित करता है और दूसरों को कार्य करवाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? जो प्रेरणार्थक क्रियाएं की जो परिभाषा होगी, उसका बेसिक तरीके से माध्यम से समझिए आप लोग। इसमें जो कर्ता होता है ना, बहुत ही चालाक होता है। वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वह जो ना अपना कार्य दूसरे को प्रेरित कर देता है कि दूसरे से करवा लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। इसका एक परिभाषा के माध्यम से नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बनने वाला प्रश्न कई बार आप लोगों के एग्जाम में आता है। आप लोग नोट करिए परिभाषा। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहता है, क्योंकि वो जो शब्द है उसको समझिए, वही बस हेर फेर करने के बाद ये परिभाषाओं का प्रयोग हम करते हैं। ये जो परिभाषा अभी हमने बताया ना, इसी से जो मिलता जुलता अभी उदाहरण आएगा, वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। कभी काल हमें कोई कार्य करने का मन नहीं करता है, हम दूसरे को, छोटे बच्चों को कह देते हैं पानी लेते आओ। जब हम अपना कार्य ना करके हम दूसरे को कह देते हैं कार्य करने के लिए, उसी को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। इसकी परिभाषा है, उसको नोट करिए। जिस क्रिया से यह पता चले कि जो कर्ता है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया, कोष्टक में लगिए धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है। चलिए ठीक है, इसको परिभाषा को बस आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यह जो परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया या धातु कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से यह समझते हैं कि एग्जाम्पल में प्रश्न पूछता कहाँ से है, इसका लेवल क्या होता है, उसको देख लेते हैं। आप लोग लिखिए उदाहरण। चलिए, हेडिंग हमारा जो अगला हेडिंग है वह होगा उदाहरण। एक तरफ आप लोग क्रिया लिखिए और एक तरफ प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। चलिए देखिए उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हम कहें इधर क्रिया है, इधर क्या बनेगा? इधर जो दूसरा हेडिंग होगा यह, सॉरी इसमें एक टॉपिक है, इसको छूट गया। आप एक नोट लिख लीजिए। जो नोट होता है, यह जो कहता है कि जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वह सार्थक भी होती हैं और
निरर्थक भी होती हैं। इसको जरूर याद करिएगा, जरूर विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा। जो प्रश्नार्थक क्रियाएं हैं वो सार्थक भी होती हैं और क्या होती हैं, निरर्थक भी होती हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, यह सकर्मक होता है और अकर्मक भी हो सकता है। आप लोग नोट करिए, नोट या विशेष तथ्य लिखिए। देखिए, प्रश्नार्थक क्रियाएं, प्रश्नार्थक जो क्रियाएं होती हैं वह सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, वह सकर्मक होती हैं और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। यह नोट है, यह कहता है कि जो प्रश्नार्थक क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है, आप लोग अब इधर नोट करिए उदाहरण। अब देखिए आगे नोट करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें इधर क्रिया, अब क्रिया से कैसे प्रश्नार्थक क्रिया बनती है उसको नोट करते हैं। इधर लिख लीजिए प्रश्नार्थक क्रिया। देखिए, अगर हम बात करें, क्या नाम है यहाँ पर जो पहला हमारा है हो रहा है काटना। अगर काटना से अगर प्रश्नार्थक क्रिया बनाया जाए तो क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करिए। काटना से प्रश्नार्थक क्रिया जो बनता है यह हो जाता है कटवाना। क्या होता है, कटवाना। क्या होता है, कटवाना। अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा उदाहरण का, अगर हम बात करें करना। देखिए, अगर कार्य को करना हो, अगर कोई कार्य करता है, उसे कोई कार्य करना है तो वह अपना कार्य नहीं करता है तो वह प्रश्नार्थक क्रिया के लिए दूसरे को प्रेरित करता है और वह करना का जो प्रश्नार्थक बनेगा तो क्या बनेगा, तो आप बनाएंगे करवाना, करवाना। और दूसरा क्या बन सकता है, तो आप बताएंगे कराना। देखिए, यह जो शब्द, यह उदाहरण जो आ रहे हैं इसी में प्रश्नार्थक क्रियाएं का निर्माण होता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि काटना का प्रश्नार्थक क्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे कटवाना। अब देखिए तीसरे हम उदाहरण की बात करें। जैसे हम कहें, देखिए तीसरा जो लजाना। देखिए, लजाना का प्रश्नार्थक क्या होगा, तो आप बताएंगे लजवाना, लजवाना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिखना, क्या बनेगा, लिखना। लिखना क्या बनेगा, तो आप बताएंगे लिखवाना, लिखवाना। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें चलना, चलना का क्या बनेगा प्रश्नार्थक किया, तो आप बताएंगे चलवाना। क्या बनेगा, चलवाना। यह हमारी क्रियाएं से कैसे प्रश्नार्थक क्रियाएं बनती हैं यह उदाहरण है। उदाहरण तो और हैं, दो चार उसको और भी देख लेते हैं, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दो चार उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें दौड़ना, दौड़ना। दौड़ना का क्या बनेगा, तो आप बताएंगे दौड़ाना, दौड़वाना। चलिए अब आगे देखिए। अगर हम बात करें रोना, इसका क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करिए। आप बताएंगे रुलवाना, रुलवाना। क्या बनेगा। अगर हम कहें सोना, देखिए सोना जो है निरर्थक है। हमने बताया था कि जो प्रश्नार्थक क्रियाएं होती हैं वह सार्थक भी होती हैं और अकर्मक भी होती हैं और क्या नाम है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। तो देखिए सोना जो होता है अकर्मक है, इसीलिए आप लोग प्रयास करिए। देखिएगा सोना का क्या बनेगा, आप लोग बताएंगे सुलवाना। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनता है कि सोना का प्रश्नार्थक क्रियाएं कैसे बनती हैं, तो आप बताएंगे सुलवाना। ऐसे उदाहरण हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं
अब जो हमारा दूसरा हेडिंग होने वाली है वह होगी यौगिक क्रिया। क्या होगी तो आप बताएंगे यौगिक क्रिया। लिखिए, आप लोग नोट करिए यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया का निर्माण कैसे होता है उसको देखते हैं। पहले हेडिंग नोट करिए, दूसरा यौगिक क्रिया। चलिए इसका पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है पहले इसको देखते हैं। जैसे अगर हम कहें दो या दो से अधिक धातुओं, दो से अधिक धातुओं या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं। देखिए परिभाषा हमारा कहता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, जो धातुएं इसमें आएंगी वह दो आएंगी या दो से अधिक धातुएं आएंगी, या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रियाएं बनती हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई उदाहरण आता है उसमें दो या दो से अधिक धातुएं आती हैं। क्या आती हैं, दो या दो से अधिक धातुएं आती हैं। अगर उस धातुएं में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय लगाने से जो शब्द या शब्द समूह बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्रियाएं बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रियाएं कहते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कैसे होगा, देखिए जैसे हम कहें चलना और चलाना। देखिए इसमें जो देखिए दो या दो धातुएं आई हैं, इसमें प्रत्यय लगाने से ये हमारा चलना और चलाना बनता है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कहें रोना और क्या बनेगा, धोना। देखिए इसमें दो धातुएं आई हैं और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं उठना बैठना। फिर आगे देखते हैं जैसे हम कहें रो पढ़ना। देखिए और उदाहरण है उसको भी चल समझ लेते हैं। जैसे देखिए चलना चल देना। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे खा लेना। ये जो उदाहरण आ रहे हैं, अगर ऐसे उदाहरण कहीं आप लोगों को दिखाई दे तो वहां पर आप यौगिक क्रियाएं को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक और हेडिंग है। हमने बताया था कि जो क्या नाम है, यौगिक क्रिया धातुएं होती है उसका 3 निर्माण से होता है। पहला देखा, दूसरा भी देखा। अब तीसरा का निर्माण कैसे होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा का नाम क्या था आप बताएंगे। जो तीसरा का नाम था उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका हमने परिभाषा बताया था कि जब किसी क्रियाओं का निर्माण संज्ञा से, जब किसी क्रियाएं का निर्माण अगर संज्ञा से और विशेषण से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम धातु कहते हैं। इसका परिभाषा हम नोट कर लेते हैं, फिर इससे उदाहरण नोट कर लेंगे। प्रश्न कैसे बनेगा उसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आप नंबर 3 नोट करिए। चलिए देखिए तीसरे का क्या नाम है तो आप बताएंगे नाम धातु।
क्या नाम है? तो आप बताएंगे तीसरे का नाम है नाम धातु। अब नाम धातु किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। इसको हमने परिभाषा बताई है, इसको बस आप नोट कर लीजिए। परिभाषा देखिए, जो धातु संज्ञा या विशेषण, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनते हैं उसे नाम धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जो धातुएं होती हैं अगर वह संज्ञा से या विशेषण से मिलकर बनती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम नाम धातु कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संज्ञा से कैसे नाम धातु का निर्माण होता। तो आप इधर नोट करिए संज्ञा। अब संज्ञा से कैसे नाम धातु का निर्माण होगा? तो उधर लिखिए नाम धातु। नाम धातु, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इधर हम संज्ञा लिखेंगे और संज्ञा से जो बनने वाला नाम धातु होगा उसको हम समझाने के लिए, जैसे अगर हाथ है, हाथ से कैसे नाम धातु का निर्माण होगा? तो आप बताएंगे हाथ से हथियाना। हथियाना क्या बनेगा? आप बताएंगे हथियाना। अगर हम बात करें लात, लात से बताइए तो आप बताएंगे लात से लतियाना। लतियाना। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें बात, बात से क्या बनेगा? तो आप बताएंगे बतियाना। आप लोग बतियाने मत लगिएगा दोस्तों। अब देखिए ये तो संज्ञा से नाम धातु का निर्माण होता है। अब देखते हैं विशेषण से कैसे नाम धातु का निर्माण होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप इधर लिखिए विशेषण। क्या लिखेंगे? विशेषण। और दूसरा इधर क्या हेडिंग होगा? इधर होगा नाम धातु। नाम धातु। चलिए कोई विशेषण शब्द बताइए जिसका हम नाम धातु का निर्माण कर सके। आप करेंगे गरम। गरम जो है एक विशेषण है। गरम से कैसे नाम धातु का निर्माण होगा? आप बताएंगे गरमाना। क्या बताएंगे? गरमाना। यह देखिए नाम धातु का निर्माण ऐसे होता है। अब देखिए और विशेषण कोई बताइए, तो आप बताएंगे ठंडा। ठंडा। अब देखिए ठंडा से कैसे नाम धातु का निर्माण होगा? तो आप बताएंगे ठंडाना। क्या बताएंगे? ठंडाना। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, तो आपको आप लोग सुझाइए। आप बताएं, चलिए देखिए पागल। पागल जो है विशेषण है। अब देखिए पागल से कैसे नाम धातु का निर्माण होगा? आप बताएंगे पगलाना। क्या बताएंगे? पगलाना। इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो नाम धातुएं का निर्माण किससे किससे होता है। तो आप बताएंगे नाम धातुएं का निर्माण संज्ञा से भी हो सकता है और विशेषण से भी हो सकता है। और नाम धातुएं की परिभाषाओं को हमने समझने का प्रयास किया कि ये जो धातुएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम नाम धातु कहते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। अब हम कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो क्रिया है, क्रिया के भेद क्या होते हैं। ये जो प्रश्न यहाँ से कईयों बार प्रश्न बन चुका है, मैं आप लोगों को बहुत ही स्लोली में लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए चल रहा हूँ कि आप लोगों का जो कंपटीशन का लेवल हाई बन रहा है, तो इससे एक प्रश्न आपका छूटे ना। आप मेहनत करिए और जो टॉपिक समझाया जा रहा है इसको आप नोट करिए और इसको 2 4 10 बार पढ़िए और कुछ और उदाहरण हैं उनको खोजिए और फिर उसके बाद एक टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद इससे जो प्रश्न बने उसको आप डीपली अध्ययन करिए। फिर जाके देखिए एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी व्याकरण सीरीज का जो टॉपिक होगा, जो इससे बनने वाला प्रश्न होगा, वो कभी गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मेहनत करते जाइए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो राधे राधे, नमस्ते।